नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोल, सहायक आचार्य विधि, राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि अभी हमारी चर्चा भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के बारे में चल रही है और हमने काफ़ी कुछ सीखा है और जानने की कोशिश की है हमारे विगत ई व्याख्यानों के माध्यम से। और मुझे आशा है कि आपके लिए मेरे ये द्वारा रिकॉर्ड किए गए ये व्याख्यान उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे प्रस्तावना के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रपोजल। प्रस्तावना या प्रस्ताव के प्रकार या काइंड्स ऑफ प्रपोजल कि प्रस्ताव या प्रस्तावना कितनी तरह की होती है और इसकी क्या क्या काइंड्स हैं। तो देखते हैं, आइए। पहला, अभिव्यक्त और विवक्षित। अभिव्यक्त और विवक्षित या एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रपोजल। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, अभिव्यक्त या एक्सप्रेस जो स्पष्ट हो, देखने में खुला हो या स्पष्ट हो, और इम्प्लाइड या विवक्षित। विवक्षित को दूसरे शब्दों में हम गर्भित भी कहते हैं और इंग्लिश का जो इसका वर्जन है वो है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड या विवक्षित या गर्भित प्रपोजल। देखिएगा आगे, अभिव्यक्त किसे कहते हैं या अभिव्यक्त प्रस्ताव या प्रस्तावना किसे कहते हैं। अभिव्यक्त यानी शब्दों से जो स्पष्ट हो। अभिव्यक्त यानी जो शब्दों से स्पष्ट हो, जैसे मौखिक या लिखित। ये जो शब्द हैं वो किस तरह के हो सकते हैं? ये शब्द मौखिक भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। तो जो हमारी अभिव्यक्त या एक्सप्रेस प्रपोजल होगी वह कैसी होगी? वह होगी शब्दों के माध्यम से, जो कि मौखिक या लिखित दोनों हो सकती है। उदाहरण के तौर पे ए अपना एक मकान बी को बेचता है, तो इसमें जो संविदा पत्र होगा, विक्रय पत्र होगा या सेल डीड होगी, वो लिखित में होगी। क्यों? क्योंकि हम संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ते हैं और वहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह की संपत्ति हो तो संविदा लिखित में होगी या रजिस्ट्रीकृत होगी। या ए बी को 1 किलो आम बेचना चाहता है, तो इसमें ये मौखिक शब्दों द्वारा होगी, बात की जाएगी, प्रस्ताव रखा जाएगा और प्रस्ताव से आगे प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। तो ये सब शब्दों के माध्यम से होगा। तो अभिव्यक्त यानी स्पष्ट हो, कैसे? शब्दों के माध्यम से। और शब्द कैसे? लिखित या मौखिक, दोनों तरह से। आइए आगे देखते हैं। विवक्षित, ये इम्प्लाइड या गर्भित, ये तीनों शब्द एक ही हैं और तीनों का एक ही अर्थ है। विवक्षित यानी शब्दों के अलावा। हमने यहाँ पढ़ा था अभिव्यक्त यानी शब्दों से, और यहाँ पढ़ रहे हैं हम अभिव्यक्त विवक्षित यानी शब्दों के अलावा, यानी जो शब्दों से परे है, बियॉन्ड वर्ड्स। तो बियॉन्ड वर्ड्स क्या हो रहा है? आचरण या व्यवहार। आचरण या व्यवहार, कंडक्ट और बिहेवियर, ये दो चीजें जो प्रस्तावना को गर्भित, विवक्षित या इम्प्लाइड बना रही है। कैसे? आचरण और व्यवहार। यहाँ शब्द नहीं आ रहे, यहाँ पक्षकारों का आचरण या उनका व्यवहार आता है, ना कि शब्द आते हैं। देखिएगा आगे। उदाहरण की बात करें तो हमने अभिव्यक्त की बात कर ली, उदाहरण हमने दिया। अब हम विवक्षित का उदाहरण देते हैं। सिटी बस की यात्रा करना, ये एक बहुत आम उदाहरण है और लगभग सभी पुस्तकों में आपको ये उदाहरण मिलेगा। सिटी बस की यात्रा करना कैसे? बिल्कुल आसान है। मान लीजिए आप सिटी बस में बैठते हैं और बिना एक शब्द बोले कंडक्टर महोदय को एक 10 रुपये का नोट दे देते हैं, और उसके बाद जो आपका गंतव्य स्थल है, जिसमें 10 रुपये की रकम में जितनी यात्रा हो सकती है उतनी यात्रा पूर्ण कर लेने के उपरांत आप स्वतः ही सिटी बस से नीचे उतर जाते हैं और आपकी ये संविदा पूर्ण होती है। इसमें किसी भी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। आप सिटी बस में चुपचाप चढ़े
आपने 10 रुपये का नोट कंडक्टर महोदय को थमाया और अपना गंतव्य स्थल, जो कि 10 रुपये की कीमत में जितनी यात्रा हो सकती उतनी आपने यात्रा की और चुपचाप से उतर गए। तो इस संपूर्ण संव्यवहार या ट्रांजैक्शन में एक भी शब्द का उपयोग नहीं हुआ है और आपने अपनी यात्रा को पूर्ण कर लिया है। दूसरा उदाहरण, स्वचालित मशीनों से वजन मापना। आप काफ़ी जगह देखते हैं कि कुछ वेट मशीन्स होती है या वेट स्केल होता है जहां पर आप अपना वजन करते हैं। आजकल प्रचलन में कम है, लेकिन पहले काफ़ी हुआ करता था। रंग बिरंगी लाइटें होती थी और एक नीचे एक पैड बना होता था जिस पे जाकर आपको खड़ा होना है। जैसे ही आप खड़े होते, मशीन आपको इंडिकेट करती, इंगित करती कि 1 रुपये का सिक्का आप उसमें डालें, और जैसे ही आप 1 रुपये का सिक्का डालते, वो मशीन आपको आपका वजन प्रिंट करके एक पर्ची के माध्यम से आपको उपलब्ध कर देती थी। तो इस संव्यवहार में या इस संविदा में भी किसी भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, केवल आचरण और व्यवहार। आपने आचरण किया, मशीन के सम्मुख खड़े हुए और मशीन ने आपसे इंडिकेट किया, आपको निर्देशित किया कि आप 1 रुपये का सिक्का डालें। एक लाइट जलती है, एक बत्ती जलती है, आपने सिक्का डाला और आपको आपका वजन उपलब्ध करवा दिया गया। और इसी तरह से वेंडिंग मशीनें, आजकल ऑटोमेटिक मशीनें हैं, जैसे वाटर एटीएम। आपने 5 रुपये का सिक्का डाला तो 5 रुपये के मूल्य का पानी आपको उपलब्ध हो जाएगा। आपने 10 रुपये का सिक्का डाला तो 10 रुपये मूल्य का पानी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरह के जो संव्यवहार हैं वह विवक्षित संव्यवहार कहलाते हैं। तो हम देख रहे हैं प्रस्तावना के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रपोजल, जिसमें हमने 2 तरह की देखी, प्रस्ताव अभिव्यक्त या विवक्षित, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस जो शब्दों के माध्यम से हो और इम्प्लाइड जो शब्दों के बिना हो, जिसमें आचरण और व्यवहार आता है। आगे देखिएगा, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रपोजल। प्रपोजल कैसे हो सकते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। देखिएगा, सकारात्मक यानी किसी कार्य को करने के लिए प्रस्ताव। ए बी से कहता है कि आप मेरे लिए घर बनाएं और मैं आपको अमुक रकम दूंगा। तो इस प्रस्ताव में किसी काम को करने की प्रेरणा ए बी को दे रहा है। इसी तरह से नकारात्मक की बात कर ली जाए। नकारात्मक यानी किसी कार्य को न करने की प्रस्तावना, यानी किसी कार्य को करने से इनकार करने के लिए, किसी कार्य को न करने के लिए कुछ प्रस्तावना की जाती है। उदाहरण देखिएगा, पृथक निवासिनी पत्नी द्वारा भरण पोषण हेतु वाद न लाकर एक मुश्त राशि पाने का वचन। क्या आशय हुआ? आशय ये हुआ कि एक पति और पत्नी है, एक दंपति है जिसमें पत्नी पति से पृथक निवास करती है, और पृथक निवास करने पर पत्नी के पास 2 विकल्प उपलब्ध हैं। जैसा कि आप आगामी विषयों में पढ़ेंगे, आगामी कक्षाओं में पढ़ेंगे या हिंदू विधि में आप पढ़ेंगे कि भरण पोषण का एक विस्तृत अध्याय आता है जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि भरण पोषण क्या है और किस तरह से ये काम करता है। तो पत्नी पति को कहती है कि मैं आपके विरुद्ध वाद दायर नहीं करूंगी भरण पोषण हेतु, तो आप मुझे एक मुश्त भरण पोषण की राशि उपलब्ध करवा दीजिए। अब जब ये जो प्रस्तावना है ये कैसी है? ये नेगेटिव है, नकारात्मक है, किसी काम को न करने के लिए। यहाँ पत्नी को रोका जा रहा है किसी काम को करने के लिए। क्या काम है? वाद दायर करना। किस चीज का? भरण पोषण हेतु। और प्रस्ताव क्या आया कि वाद दायर नहीं किया जाएगा यदि भरण पोषण की राशि को एक मुश्त पत्नी को दे दिया जाए। तो हमने यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रपोजल के बारे में पढ़ा। पॉजिटिव या सकारात्मक यानी किसी काम को करने की प्रस्तावना, नेगेटिव या नकारात्मक यानी किसी काम को न करने की प्रस्तावना। आगे देखते हैं, विशिष्ट या सामान्य प्रस्तावना। विशिष्ट या सामान्य प्रस्तावना या प्रस्ताव, स्पेसिफिक एंड जनरल प्रपोजल। स्पेसिफिक एंड जनरल प्रपोजल। अब ये क्या होता है देखिएगा, विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्तियों के वर्गों से किया जाने वाली प्रस्तावना। ये इसमें
एक विशिष्ट व्यक्ति भी हो सकता है या एक विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग या क्लास, इस क्लास ऑफ स्पेसिफिक पर्सन्स, दोनों ही बातें हो सकती है। देखिएगा उदाहरण, ए बी से कार बेचने की प्रस्तावना करता है। ए बी से कार बेचने की प्रस्तावना करता है। अब ये विशिष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो जवाब आता है कि विशिष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ए सिर्फ बी से कर रहा है। ए बी के समूह की प्रस्तावना रख रहा है या प्रस्ताव रख रहा है, प्रपोजल दे रहा है कि वह अपनी कार को बेचना चाहता है। तो ये कैसा हुआ? विशिष्ट व्यक्ति के साथ। अब दूसरा बिंदु इसी में, विशिष्ट व्यक्तियों के वर्गों से। स्कूल प्राचार्य द्वारा 10वीं के छात्रों से जो भी प्रथम आए 5,000 रुपए देने का प्रस्ताव रखता है। स्कूल का प्राचार्य अपने स्कूल के 10वीं के छात्रों से जो भी प्रथम आए उन्हें 5,000 रुपए देने का प्रस्ताव रखता है। तो ये कैसा प्रस्ताव हुआ? ये प्रस्ताव हुआ विशिष्ट व्यक्तियों के एक वर्ग से किया गया प्रस्ताव, यानी उस स्कूल के 10वीं कक्षा के समस्त छात्र इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन विशिष्ट इसलिए है क्योंकि ये उसी स्कूल के 10वीं के छात्रों को दिया गया प्रस्ताव है। ये 9वीं के या 11वीं के छात्रों से किया गया प्रस्ताव नहीं है। तो विशिष्ट लोगों का एक वर्ग हो गया। क्लियर? अब आगे देखते हैं साहब। अब सामान्य, विशिष्ट हमने पढ़ लिया, विशिष्ट प्रस्तावना। अब हम सामान्य प्रस्तावना की बात करते हैं कि कोई प्रस्तावना सामान्य कैसे हो सकती है। देखिएगा, जो आम जनता या जन साधारण से हो, जो आम जनता या जन साधारण से हो, यानी ऐसी प्रस्तावना जो खुली प्रस्तावना हो, सभी लोगों से की गई हो, समाज के, राष्ट्र के, राज्य के या शहर के सभी लोगों से की गई जो प्रस्तावना है वो सामान्य प्रस्तावना कहलाती है, जो जनसाधारण या आम जनता के लिए होती है। उदाहरण के तौर पे कोई विज्ञापन दे कि मेरा खोया हुआ बच्चा ढूंढ के लाए उसे इनाम देगा। एक व्यक्ति जिसका पुत्र खो गया है या संतान खो गई है, वह विज्ञापन देता है। विज्ञापन क्या देता है कि अगर कोई व्यक्ति उसे ढूंढ कर लाए तो वह उसे इनाम देगा। एक लीडिंग केस है इसमें, देखिएगा केस है हरभजन लाल बनाम हर चरण लाल, AIR 1925 1925। इसमें यह हुआ सामान्य प्रस्ताव में कि यह सभी व्यक्तियों से किया जाता है, ये आम व्यक्तियों से या जन साधारण से किया जाता है। जबकि जो विशिष्ट प्रस्ताव था वो एक व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष के वर्ग से किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज देखा प्रस्तावना के प्रकार या काइंड्स ऑफ प्रपोजल। इसमें हमने 3 तरह के प्रकारों की चर्चा की। एक बार संक्षिप्त में देख लेते हैं। पहला, अभिव्यक्त और विवक्षित, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस या अभिव्यक्त या जो शब्दों से हो, और इम्प्लाइड या अभिव्यक्त या इम्प्लाइड या गर्भित या विवक्षित, यानी जो शब्दों के सिवाय हो, आचरण से हो या व्यवहार से हो। दूसरा प्रकार हमने देखा सकारात्मक या नकारात्मक संविदा, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रपोजल। थर्ड हमने देखा विशिष्ट या सामान्य प्रस्तावना, स्पेसिफिक और जनरल प्रपोजल। तो इस प्रकार हमने आज आपके साथ में प्रस्तावना के प्रकारों के बारे में चर्चा की, और आगामी व्याख्यान में हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।